चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽसि पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। हयवरट सूत्र पर अब एक और नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अ इ उन ऋ ऋ ए ओंग ऐ औच, ये सूत्र पूर्व पठित है। इन सूत्रों के विषय में विचार कर रहे हैं। प्रत्याहारी अनुबंधानाम कथम अजग्रहणेषु न, ये तो काशिका में भी पढ़ चुकी हो, कारिका है ना। प्रत्याहारी अनुबंधानाम कथम अजग्रहणेषु न, जिज्ञासु ने प्रश्न किया है। य एते अक्षु प्रत्याहारार्थानुबंधाः क्रियन्ते एतेषाम् अजग्रहणेन ग्रहणं कस्मान्न भवति। य एते अक्षु, अचो में, अच कौन, अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, इनमें प्रत्याहारार्थानुबंधा क्रियन्ते, प्रत्याहार बनाने के लिए जो अनुबंध लगाए गए हैं, अनुबंध किए गए हैं, कौन से, न क ग छ। एतेषाम अजग्रहणेन ग्रहणं कस्मान्न भवति। जब आप अज वर्णों को ग्रहण करते हो कहीं पर भी किसी कार्य के लिए, तो इनका भी ग्रहण क्यों नहीं होता है। अच में तो न क ग आदि भी आने चाहिए। समाधाता कहता है किंच स्यात्, कि यदि ग्रहण हो जाए, आप कह रहे हो ग्रहण क्यों नहीं होता है, हो मान लीजिए हो जाता है, तो फिर क्या होने लग जाएगा। किंच स्यात्, क्या हो जाएगा यदि ग्रहण हो जाए। जिज्ञासु ने बताया दधि न कार्यति मधु न कार्यति इको यणचीति यणादेशः प्रसज्येत। दधि न कार्यति में क्या हो जाएगा, न अच है यदि, तो इको यणची, मधु न कार्यति में भी, दधि न कार्यति में भी यणादेश होने लग जाएगा। तो समाधाता जिज्ञासु ने अपनी समस्या स्पष्ट कर दी, दोष भी दिखा दिया कि यदि अज ग्रहण में नकार ककार आदि अनुबंधों का भी ग्रहण होने लगेगा, अच संज्ञा के संजी के रूप में ये भी गृहीत होने लगेंगे, तो अनिष्ट यणादेश इत्यादि कार्य प्राप्त होंगे। तो अब समाधाता समाधान देता है। आचारात अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। आचारात् जिज्ञासु किमिदम् आचारादिति। समाधाता आचार्याणाम उपचारात्। आचार का अर्थ है आचार्यों का उपचार, उपचार अर्थात व्यवहार, उनका व्यवहार। नैतेषु आचार्य अचकार्याणि कृतवन्तः, तो कह रहे हैं कि हमारे लिए आचार्यों का व्यवहार ही शब्द शास्त्र के विषय में प्रमाण है। और आचार्यों ने स्वयं ही जो है वो नकार आदि के परे रहते अचकार्य किए नहीं है, ठीक है। तो उनके अनुसार ही हम भी चलेंगे। नैतेषु, एतेषु केषु अनुबंधेषु, एतेषु अनुबंधेषु आचार्या अचकार्याणि न कृतवन्तः। ये जो अनुबंध हैं इनमें आचार्य ने अचकार्य नहीं किए, तो इसलिए हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण प्रदीपकार ने दिखाया, त्रिषि मृषि कृषेः इति यण न कृतः। त्रिश, मृष और कृष, यहाँ पे मृषि कृषेः वाला, मृषि का जो इकार और कृषेः का जो ककार, यदि ककार को अच मान ले
तो ऋषि के इकार को क्या होने लग जाएगा, यणादेश होने लग जाएगा, जो कि नहीं चाहिए और आचार्य ने किया भी नहीं है ना। प्राप्त तो हो रहा है आपके अनुसार, यदि ककारानुबंध अच संजी के रूप, अच संज्ञा के संजी के रूप में गृहीत हो तो होना चाहिए, लेकिन आचार्य ने नहीं किया, तो आचार्य ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। आचार्य इसको अच मान के व्यवहार नहीं कर रहे तो, क्योंकि आचार्य हमारे लिए प्रमाणभूत हैं। तो प्रथम हेतु समाधाता ने कहा कि अज ग्रहणों में अनुबंधों का ग्रहण नहीं होगा, ये हमें आचार्य के आचार से ज्ञात होता है। दूसरा बताते हैं, अप्रधानत्वात्, अप्रधानत्वाच्च न खल्वप्येतेषाम् अक्षु प्राधान्येन उपदेशः क्रियते। ये जो अप्रधानता के हेतु से भी अचों में नकारादि अनुबंधों का ग्रहण नहीं होगा। न खल्वपि एतेषाम् अनुबंधानाम् अक्षु प्राधान्येन उपदेशः क्रियते। अक्षु अर्थात अचों में इन अनुबंधों का प्राधान्य से उपदेश नहीं किया जा रहा है। जिज्ञासु कहता है को तर्हि, तो फिर इन ककार आदियों का प्राधान्य से उपदेश कहाँ है? तो समाधाता ने बता दिया, हल शु, जब हलों को ग्रहण करेंगे तब वहाँ ककार आदियों का प्राधान्य से उपदेश है। जिज्ञासु कहता है कुतः एतत्, कि हमें ये कैसे पता चले कि यहाँ तो ककार आदियों का, यहाँ माने अचों में तो ककार आदियों का प्राधान्य से उपदेश नहीं है, और जो हय वरट आदि पढ़ोगे आप, कपय इत्यादि पढ़ोगे आगे सूत्र, वहाँ ककार आदियों का प्राधान्य से उपदेश है, ये कैसे पता चलेगा हमें? तो समाधाता ने स्पष्ट किया, एषा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते यत् तुल्यजातीयेषु उपदिशति अचो अक्षु हलो हलषु। कह रहे हैं कि ये आचार्य की शैली देखी जाती है शास्त्र में। कैसी शैली? कि तुल्य जातियों को आचार्य तुल्य जातियों में पढ़ते हैं, माने जो समान जाति है उनको एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, जो जिसके समान जाति है वो उसके साथ पढ़ा है आचार्य ने। अचो अक्षु, अचों को आचार्य अचों में ही पढ़ते हैं, और अच को आचार्य अचों में ही पढ़ते हैं, अचों को, और हलों को हलशु, हल में ही पढ़ते हैं। प्रदीपकार को देखिए, प्रधान सन्निधो प्रधानमेव कार्याणाम प्रयोजकम। और जब ऐसी स्थिति हो कि प्रधान दोनों की सन्निधि हो तो प्रधान ही कार्यों का प्रयोजक होता है, अप्रधान नहीं होता। तो जैसे अचों में प्रधानता से अ ई पढ़े हैं और गौण रूप से न क आदि भी पढ़े हैं, तो अचों को जहाँ कार्य करना होगा या अचों को निमित्त बना के जहाँ कार्य करना होगा तो वहाँ जो प्रधान अच है उन्हीं को होगा। ठीक है, प्रधान अच को ही होगा, नकार आदि को तो जो गौण है उनको नहीं होगा। शैलीति, शीले भवा शैली, समाधान पूर्विका प्रकृति ही। ये शब्द की व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं, शैली शब्द कैसे बना है। शीले भवा शैली, समाधान पूर्विका प्रकृति ही, ये शैली है। यथा लोके ब्राह्मणैः सह ब्राह्मणा भोज्यन्ते क्षत्रियैः सह क्षत्रियाः इति। पहले ऐसा लोकाचार होता था कि कहीं पे सहभोज है तो ब्राह्मण उनकी पंक्ति में बैठ रहे हैं, क्षत्रिय अपनी क्षत्रिय वाली पंक्ति में बैठ रहे हैं। आजकल तो इतना अधिक ऐसा कुछ नहीं होता है ना, पर आजकल भी इतना तो है कि मान लो कोई जैसे VIPs के लिए अलग होता है, अभी भी इतना तो है ना कि सामान्य जन एक जो है वो भी विशिष्ट अतिथि किसी कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, और एक सामान्य जन जो आए हुए हैं तो उनके लिए तो अलग व्यवस्था होती है ना। तो जो जिससे संबद्ध है वो वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तो इसी तरह से एवं इहापि वर्णा आचार्येण निर्दिष्टा इत्यर्थः, इसी प्रकार से यहाँ भी वर्णों को आचार्य ने समान जातीय वर्णों को तुल्य जातियों के साथ, तत्तुल्य जातियों के साथ ही उपदिष्ट किया हुआ है। इसलिए हमें पता चलता है कि नकार ककार आदि यहाँ प्रधान नहीं है, इसलिए इनको कार्य नहीं होगा। तो अभी तक देखिए ये जो दो समाधान दिए हैं ना, देखिए प्रश्न भी जिज्ञासु के सूक्ष्मता से देखें तो दो हो गए एक तरह से। पहले उन्होंने कहा कि प्रत्याहार में अजग्रहण में अनुबंधों का ग्रहण क्यों नहीं होता। ठीक है,
तो अभी तक इस बात का उत्तर नहीं दिया है कि ग्रहण क्यों नहीं होता। फिर पूछा था क्या होने लग जाएगा, तो जिज्ञासु ने कहा था दोष आएगा। तो अभी तक उस दोष का समाधान कर रहे हैं पहले दो से, कि आचार्य का आचार बता रहा है कि इनमें अचकार्य नहीं होते, नैतेषु आचार्य अचकार्याणि कृतवन्तः। अप्रधानत्वात् से भी यही बता रहे हैं कि ये तो अचों में ये जो नकार आदि उपदिष्ट हैं ये तो अप्रधान है, इसलिए इनको कार्य नहीं होगा, तो दोष नहीं आएगा, कार्यों में दोष नहीं आएगा। इसके लिए दो समाधान दिए अभी तक। अब समाधाता की ओर से कहा जा रहा है कि लोपश्च बलवत्तरः। अब इस समाधान के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आकर के समाधाता कह रहा है कि इनकी तो अच संज्ञा ही नहीं होगी, है ना। अभी तक ये नहीं कहा था कि अच संज्ञा नहीं होगी, अभी तक तो ये कहा था कि इनको अच के कार्य नहीं होंगे, दोष नहीं आएगा कार्यों में। अब कहते हैं कि इनकी तो अच संज्ञा ही नहीं है। कैसे? लोपश्च बलवत्तरः लोपः खल्वपि तावद् भवति, कि इन नकार आदियों को दो कार्य प्राप्त हैं, अच संज्ञा भी, अच संज्ञा रूप कार्य और लोप रूप कार्य, तो दोनों में लोप ही बलवान होता है। प्रदीपकार को देखिए, परत्वा नित्यत्वाद्वा आदिरन्त्येन सहेता इत्यनेन अच संज्ञा विधान काले अनुबंधानां लोपाद असन्निधानाद अच संज्ञा न प्रवर्तते। कह रहे हैं कि आदिरन्त्येन सहिता इत्यनेन अच संज्ञा विधान काले, आदिरन्त्येन सहिता सूत्र से जब आप अच संज्ञा विधान करने चलोगे तो उस समय में अनुबंधानां परत्वाद नित्यत्वाद वा लोपात, अनुबंधों का लोप हो जाएगा पहले ही। क्यों? क्योंकि तस्य लोपः जो सूत्र है वो पर है, कार्य एक दिन का कार्य है ना, परे है, और बलवान भी है लोप का। बलवान इन दोनों हेतुओं से, परत्वात् एक तो परे है, आदिरन्त्येन सहिता तो एक एक का कार्य है आपका, तस्य लोपः तो एक दिन का कार्य है, और नित्यत्वात् आप जो है वो मतलब आप आदिरन्त्येन संहिता की प्रवृत्ति करा लो या फिर जो है वो मत कराओ, तो भी जो है वो लोप तो प्राप्त ही है ना। तो जो कार्य प्रसंगी होता है वो कैसा होता है, जो करने पर भी पाए और ना करने पर भी पाए वो नित्य होता है। ठीक है, फिर आप कहो कि जो है फिर आदिरन्त्येन भी तो नित्य है, उसमें इतना फर्क है कि जो है न इत्यादि की इत संज्ञा करके लोप करने से पहले यदि आप जो है आदिरन्त्येन संहिता लगाओगे तो फिर नकार आदि की भी पाएगी, है ना। और जो यदि न आदि का लोप करने के बाद आप आदिरन्त्येन संहिता लगा रहे हो तो नकार आदि की अचादि संज्ञा के अंतर्गत वो गृहीत नहीं होंगे। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि कार्य भिन्न हो जाए तो फिर वहाँ पर उसको हम नित्य नहीं कह सकते होते, तो इसलिए लोप ही नित्य है। तो लोप के लिए दोनों हेतु दिए, परत्वाद नित्यत्वाद वा, परत्व हेतु से और नित्यता के हेतु से लोप ही पहले होगा, और जब लोप पहले होगा तो असन्निधानाद अच संज्ञा न प्रवर्तते। अब सन्निधान ही नहीं है किसका, नकार आदि का, नकार आदि सन्निहित ही नहीं है वहाँ पे, तो अच संज्ञा नहीं प्रवृत्त होगी। सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलियान परिभाषा है ना आपकी, तो इस कारण से भी बलवान है। ये तो अलग हेतु दिए इन्होंने, परत्व नित्यत्व, और ये भी दे सकते हैं सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलियान, सब विधियों से लोप विधि बलवान ही है। तो कहीं लोप भी पा रहा है, अन्य कुछ भी पा रहा है, तो पहले लोप ही होना चाहिए। इसमें वो वाक्य नहीं आ रहा जो कर लेने पे अन्य को पाए, ना करने पर भाष्य, यहाँ तो आएगा कई बार, चलिए भाष्य में आएगा ही। तो आगे प्रदीपकार कहते हैं अनुबंधाश्युच्चारणे एव सन्ति इत संज्ञा प्रतिबद्धं च कार्यम् असन्त एव प्रतिपादयन्ति स्वतस्तु न किंचित कार्यं प्रतिपद्यन्ते। अनुबंधा ही उच्चारणे एव सन्ति, उच्चारण में अनुबंध हैं। ठीक है, जब आचार्य ने उच्चारण किया है, उपदेश किया है, तभी अनुबंध है वहाँ उपस्थित। फिर इत संज्ञा प्रतिबद्धं च कार्यम् असन्त एव प्रतिपादयन्ति। अब कोई कहे
कि फिर जो है वो जैसे न का आदि चले जाएंगे वैसे च भी तो चला जाएगा, क्योंकि आयुन पढ़े आचार्य ने आयुन रेल रिक, और उनके पढ़ते ही जो है वो हलंत्यम और तस्य लोप लग गया। उसको तो किसी और को रुकने के लिए आवश्यकता नहीं है, आदिरंत्यम संहिता के लिए क्यों रुकेगा, सबसे बलवान है ना लोग। तो आचार्य आयुन बोलते गए, आयुन रेल रिक एवं मानो वो केवल उच्चारण में ही है जैसे अनुबंध, और उनके बोलते ही वो नाच आदि वहां से हटते गए। ठीक है, तो अनुबंधा ही उच्चारण एवं संति। अब यहाँ तो फिर ये समस्या आएगी कि आप आदिरंत्यन संहिता कैसे लगाओगे, उसको तो अंत्य इत संज्ञक चाहिए। तो उसके लिए अग्रिम पंक्ति लिखिए प्रदीपकार ने, देखिए कि इत संज्ञा प्रतिबद्धम च कार्यम असंत एव प्रतिपादयन्ति। इत संज्ञा से प्रतिबद्ध जो कार्य है, इत संज्ञा के हेतु से होने वाला, इत संज्ञा निमित्तक जो कार्य है उस कार्य को असंतः एव प्रतिपादयन्ति। असंतः अर्थात अविद्यमाना एव अनुबंधाः प्रतिपादयन्ति संपादयन्ति। ठीक है, ना होते हुए भी अनुबंध वहां पर, क्योंकि नहीं तो फिर आचार्य का पढ़ना व्यर्थ है ना। यदि हम ऐ औच का च जो है वो आदिरंत्यन संहिता के लिए ना देख सके तो फिर आचार्य का पढ़ना ही व्यर्थ है। भले ही पहले ही लोप हो गया हो, फिर भी आचार्य के पठन सामर्थ्य से वो अविद्यमान होते हुए भी आदिरंत्यन संहिता की प्रवृत्ति के लिए निमित्त बन ही जाएंगे। ठीक, इत संज्ञा प्रतिबद्धम च कार्यम असंत एव प्रतिपादयन्ति स्वतस्तु न किंचित कार्यम प्रतिपद्यन्ते। तो ये जो अनुबंध हैं वो अपनी इत संज्ञा से प्रतिबद्ध कार्य को अविद्यमान होते हुए भी संपादित करा देते हैं, लेकिन स्वतस्तु न किंचित कार्यम प्रतिपद्यन्ते, स्वयं तो किसी भी कार्य को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो केवल उच्चारण करते ही समय थे, बाकी तो गायब ही हो गए। जब गायब ही हो गए तो अच संज्ञा में आएंगे कहाँ से, नहीं आएंगे ना। वो स्वयं किसी कार्य को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, चल, हाँ जी, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती। पहले खुद सोचो क्या बोल रहे हो, ऐसे पहले ही तो होता है आदिरंत्यन संहिता पहले नहीं, हलंत्यम आदि प्रकरण से पहले इत संज्ञा होगी, लोप होगा, इत संज्ञा होते ही लोप हो जाएगा, और तभी उसके बाद ही आदिरंत्यन संहिता प्रवृत्त हो सकता है, नहीं तो प्रवृत्त कहाँ हो सकता है, क्योंकि उसको तो इत संज्ञक चाहिए ना। अब यहीं पे बात है कि भाई इसको इत संज्ञक चाहिए, और आप तो कह रहे हो कि इत संज्ञा होते ही नकार आदि का लोप हो गया, तो फिर संहिता कैसे घटेगा। तो उसी के लिए तो लिखा है यहाँ पे कि यदि ये इतना भी कार्य निष्पन्न ना करें तो फिर इनको पढ़ाई किस लिए था, फिर तो आचार्य आयु आदि ही पढ़ देते। ठीक है, तो आचार्य के पठन सामर्थ्य से ही इनका लोप हो जाने पर भी ये इत संज्ञा से संबद्ध कार्य को निष्पन्न कराने में समर्थ हैं, करा ही देते हैं। नहीं पता चला? चलिए आगे बढ़िए। तो प्रत्याहार्य अनुबंधानाम कथमज ग्रहणेषु न का समाधान हो गया। आचाराद प्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। अथवा एक और समाधान कर रहे हैं, यहाँ देखिए, उकालोज इति वा योगस्तत्कालानाम यथा भवेत् अचाम ग्रहणम अच कार्यम तेनैषां न भविष्यति। ये वाला समाधान आपने नहीं पढ़ा काशिका में, है ना। ये एक अलग समाधान उसी प्रश्न का, ये अनुबंधों का अज में ग्रहण क्यों नहीं होता है। तो उकालोजिति वा योगस्तत्कालानाम यथा भवेत् अचाम ग्रहणम अच कार्यम तेनैषां न भविष्यति। कहते हैं अथवा योग विभागः करिष्यते, या फिर हम क्या करेंगे, योग विभाग कर लेंगे। ऊ कालो अच, ये एक सूत्र बनाएंगे। ऊ कालो जसुदेव प्लुतः है ना आपका जो, उसमें से योग विभाग करके कितना सूत्र बना दिया, एक ऊ कालो अच, और उसका अर्थ हो गया ऊ ऊ ऊ इत्येवं कालो अच भवति, कि अच जो है वो इसी काल वाला होता है। अब ये काल कितना है, एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, है ना। और वो जो न का आदि है वो तो एक अर्धमात्रिक है, व्यंजन है ना, व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। तो इससे अच्छा समाधान हो गया ना कि न का आदि अच नहीं हो सकते, क्योंकि क्या सूत्र बना दिया है, ऊ कालो अच, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ही अच होते हैं, तो अर्धमात्रिक अच
नहीं हो सकते, तो सारे के सारे ही अनुबंध तो अर्धमात्रिक हैं, तो इसलिए उनकी इस समाधान के अनुसार अच संज्ञा नहीं हो सकेगी। फिर आगे दूसरा सूत्र तो वही है, ततः ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, और उसमें उकालोच की अनुवृत्ति ले लेंगे। तो जो अभी आपका सूत्रार्थ उकालोच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः से बनता है वो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र से संपन्न हो जाएगा। ठीक है, ततः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संजश्च भवति उकालो अच। पहले सूत्र ने केवल अच संज्ञा कराई, दूसरे सूत्र ने फिर उकाल वाले अच की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाएं करा दी। तो अब जिज्ञासु कहता है एवं अपि कुक्कुटः इत्यत्रापि प्राप्नोति। पहले की तरह अब ध्यान दो, एक बार कुक्कुटः पित्तम पिप्पलम में आए गए थे ना, कि इसको जो है एक ही बना दो, ऐसे दो को मिला के। वैसे ही जिज्ञासु यहाँ कह रहा है कि चलो सामान्य रूप से जो उदाहरण दिखाए थे दधी नकारी यति मधु नकारी यति, वहाँ तो आपका नकार छूट जाएगा अच संज्ञा से, क्योंकि अकेला है ना। लेकिन कुक्कुटः में तो समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? देखो, जो कुक्कुटः का जो पहला उकार है उसको इको यणची प्राप्त होगा, क्योंकि आगे दो ककार हैं और ककार अनुबंध रील ऋग में पढ़ा हुआ है ना। और आप कह रहे थे कि अच संज्ञा एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक काल वाले की ही हो सकती है। तो ये तो दो का मिल करके एक मात्रिक हो गए ना। तो ये अचों में है भी, अयून रील ऋग आदि के अंतर्गत ककार पढ़ा हुआ है ना, और एक मात्रिक भी हो गया। तो दोनों मिल करके भी यहाँ समाधान नहीं कर पाएंगे और फिर इको यणची प्राप्त होगा। यदि इसका अच तो हो जाए दो का को मिला करके, तो इको यणची प्राप्त होगा ना यहाँ पर। तो वही दिखाया है प्रदीपकार ने। देखिए, ककाराकृतेरुपदेशान मात्रिकस्य अच्त्वं मन्यते। कह रहे कि ककार आकृति उपदिष्ट है, जैसे आदि में मानते हैं ना हम कि भाई जाति उपदिष्ट है, सारी दुनिया भर के अवर्णों का ग्रहण हो जाएगा इसी में। तो ऐसे ही कह रहे हैं रील ऋग का जो क है वो ककार जाति है, और जाति है तो सारे ककार लिए जा सकते हैं ना उसमें। तो ये जो दो ककार हैं वो भी लिए जा सकते हैं, ऐसा मान रहा है। ऐसे होता नहीं है पर, क्योंकि दो लिए जा सकते हैं पर अलग अलग लिए जा सकते हैं, दो भी लिए जा सकते हैं, तीन भी लिए जा सकते हैं, चार भी लिए जा सकते हैं, लेकिन सबको एक एक अलग अलग रूप में। ऐसे थोड़े कि क जो है वो जो है मतलब क का ग्रहण करा देगा। जैसे अ है तो वो आ का ग्रहण तो करा सकता है, लेकिन अ जो है वो अ कुल मिला करके उसका ग्रहण नहीं करा सकता ना। कहीं पर आ जाए तो ऐसा, वैसे आता नहीं है ऐसा प्राय करके संस्कृत भाषा में, लेकिन आ जाए तो अ जो है वो इन दोनों का कुल मिला के एक ककार के रूप में थोड़े ग्रहण कराएगा। तो ऐसे दो ककारों का एक ककार के रूप में जो है वो ये जो जाति से ग्रहण दिखा रहे हैं, यही जिज्ञासु की गड़बड़ है। बोल वो ठीक रहा है कि जो है आकृति उपदेश से जो है ककार अन्य ककार का ग्रहण करा देगा, लेकिन गड़बड़ कहाँ कर रहा है? वो सोच रहा है कि इन दो को मिला करके एक क के रूप में ग्रहण करा देगा, तो ये नहीं हो सकता। तो समाधाता कहता है तस्मात् पूर्वोक्त एव परिहारः। जिज्ञासु ने कहा एवं अपि कुक्कुटः इत्यत्रापि प्राप्नोति। तो समाधाता ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हमने जो उकालोच वाला योग विभाग वाला समाधान दिया है ना, इसको मत मानो आप, जो पहले वाला समाधान है उसी को ही मान लो। तो पहले वाला समाधान के अनुसार तो लोपश्च बलवत्तरः आचार आदि इत्यादि के कारण से तो नहीं कार्य प्राप्त होगा ना, दोष। तो प्रदीपकार देखिए, अत्र च यद्यपि अयमपि परिहारो अस्ति द्वावेतौ ककारो न च वर्णद्वयेन एका जातिर्व्यज्यते इति। यही बात हमने की है ना अभी, कि यहाँ पे यद्यपि ये परिहार बोला जा सकता था समाधाता के द्वारा कि भाई ये दो ककार हैं और वर्ण द्वय के द्वारा एक जाति व्यक्त नहीं होती है कभी भी, तथापि पूर्वमेव मात्रा कालो अत्र गम्यते। लेकिन फिर भी मात्रा काल ही यहाँ पर, तथापि पूर्वमेव मात्रा कालो अत्र गम्यते, ये पहले बता दिया है। न च मात्रिकम व्यंजनम अस्ति, पीछे पृष्ठ संख्या 122 पर तुल्य रूपे संयोगे द्विव्यंजन विधि में बताया था। देखिए इसी कॉलम में सबसे नीचे देखिए, मात्रा कालो अत्र गम्यते न च मात्रिकम व्यंजनम अस्ति। भाष्यकार की पंक्ति है, मिली? असच्य कथम शक्यम प्रतिपत्तुम, नहीं मिली? 122 पृष्ठ पर दूसरे कॉलम में सबसे नीचे देखो ना, भाष्य में सबसे नीचे मात्रा कालो अत्र गम्यते न च मात्रिकम व्यंजनम अस्ति।
इसी को तो दिखा रहे हैं ना प्रदीपकार, बिल्कुल वही शब्द दोहराए हैं कि ये पहले भाष्यकार कह चुके हैं, तो इसलिए ये समाधान फिर से नहीं दोहराया, नहीं तो इसको भी दे सकते थे और इसको दे देते तो फिर ये भी समाधान है ही। उकालो अजवाला जो योग विभाग किया है वो भी समाधान है ही। ठीक। जातिरपि स्वपर्याप्त्यधिकरण व्यंग्या एव, जाति भी स्वपर्याप्त्यधिकरण व्यंग्य ही होती है और स्वप्राप्ति अधिकरण स्वपर्याप्ति अधिकरण यहाँ पे केवल एक ककार है, दो ककार मिल करके नहीं है। माने किसी भी जाति को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे गोत्व को अभिव्यक्त करने के लिए उसका स्वपर्याप्ति अधिकरण देखें तो केवल एक गाय मिलके गायों का समूह ही उसको अभिव्यक्त करेगा, ऐसे नहीं है ना। चार गायें मिल जाएंगी तभी गोत्व अभिव्यक्त होगा, ऐसे थोड़े है। एक गाय से अभिव्यक्त होता है, एक ही गाय पर्याप्त है, स्वपर्याप्ति अधिकरण उसको व्यक्त होने के लिए एक है, बल्कि दो को मिलकर के एक जाति वो हो रही है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे यहाँ, बल्कि वो कुछ अलग ही हो जाएगा। जैसे यहाँ कह रहे हैं ना कि भाई कत्व जाति देखनी है या ककार जाति देखनी है तो वो एक एक भिन्न भिन्न ककार से अभिव्यक्त है, वो दो का मिल करके एक ककार जाति को अभिव्यक्त कर रहे हैं ऐसा नहीं है।